सो बेटा ये क्वेश्चन 25 शो दैट या फिर प्रूव दैट GH इक्वल टू G इंटू R अपॉन R प्लस H होल स्क्वेयर। इसमें GH, G, R और H ये टर्म्स कौन से है, ये हमें वहां मेंशन किए हैं कि ये GH जो है बेटा ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एट हाइट H। G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, R यानी रेडियस ऑफ अर्थ और H यानी हाइट ऑफ द बॉडी अबोव द अर्थ सरफेस। तो हमें प्रूव करना है बेटा शो दैट GH इक्वल टू G इंटू R अपॉन R प्लस H होल स्क्वेयर। तो पहले बेटा हम देखेंगे इसकी फिगर। तो देखो ये है हमारी अर्थ, अर्थ का बेटा ये है सेंटर C, ये है अर्थ का रेडियस R, अर्थ का मास ये कैपिटल M और ये बेटा बॉडी। ये बॉडी यानी जनरली हम सैटेलाइट ही लेते हैं। क्या लेते रे बाबू? सैटेलाइट। हाँ, तो ये बॉडी, इस बॉडी का मास स्मॉल m और ये बॉडी अभी अर्थ सरफेस के ऊपर है। तो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे बेटा G कितना। अब अगर इस बॉडी को हम H हाइट तक अप लेके गए, ये बेटा H हाइट तक अप लेके गए, तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G है ये वहाँ हो जाती है GH। क्या हो जाती है? GH। और एक इम्पॉर्टेंट बात अच्छी तरह से ख्याल में रखो कि जब आप बॉडी को अर्थ सरफेस से जैसे जैसे अप लेते जाओगे वैसे वैसे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है G ये कम कम होते जाता है। तो ये जो बेटा GH है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट H, ये GH इस G से कम होता है। क्या होता है बेटा? GH G से कम। तो मैं पहले आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ ये सारे टर्म्स। तो बताओ ये G यानी कौन, पहले बताओ। ये G बताओ। G यानी बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G होती है। फिर GH क्या होगी? तो GH यानी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट H हाइट पे। कैपिटल R यानी अभी बताया, कैपिटल R यानी रेडियस ऑफ अर्थ और H भी बताया बेटा, H यानी ये हाइट, हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यस, तो हमें ये प्रूव करना है बेटा कि GH इक्वल टू G इंटू R अपॉन R प्लस H होल स्क्वेयर। और मैं पहले ही आपको बताऊं कि ये GH इस G से छोटी रहती है, तो ये पहले ही बता दूं GH इज लेस देन G, लेस देन के तरफ 1 पॉइंट और ग्रेटर के तरफ ये 2 पॉइंट, मतलब GH इज लेस देन G। और इस GH का एक्सप्रेशन G के फॉर्म में ये होता है GH इक्वल टू G इंटू R अपॉन R प्लस H होल स्क्वेयर, जो कि हमें शो करना है, प्रूव करना है। तो इसका बेटा आंसर यानी ही प्रूफ। तो एक बॉडी कंसीडर करो, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट, जिसका मास स्मॉल m है और अभी कहाँ पे रखी है? अर्थ के सरफेस पे। तो पहला पॉइंट, कंसीडर ए बॉडी, ब्रैकेट में जैसे लिखते हैं सैटेलाइट, ऑफ मास स्मॉल m, जिसका मास स्मॉल m है, केप्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसको कहाँ पे रखा? अर्थ के सरफेस पे। फिर सेकंड पॉइंट,
लेट कैपिटल एम यानी मास ऑफ अर्थ और कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ का रेडियस। तो फिर अब देखो, ये एक बॉडी है यहाँ अर्थ और दूसरी बॉडी ये वाली, ये छोटी सी बॉडी जैसे कि सैटेलाइट। तो दो बॉडीज है, एक खुद अर्थ है और तो फिर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by earth on the body is तो देखो, the gravitational force of attraction, the gravitational force of attraction exerted by earth ने लगाया हुआ on the body के ऊपर is तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू होता है G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वेयर। तो F यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ ने लगाया इस बॉडी के ऊपर, क्योंकि अर्थ इस बॉडी को अपने तरफ क्या करती है, खींचती है। तो F ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, G मालूम है आपको एक कांस्टेंट होता है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम यानी मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम यानी मास ऑफ बॉडी और आर यानी इन दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस, अर्थ और ये बॉडी। तो अर्थ का सेंटर और इस बॉडी का सेंटर, इसके बीच का डिस्टेंस आर। अब ये फार्मूला कहाँ से आता है, इसकी कहानी मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। क्या बताई है ये देखो, मैंने ऑलरेडी बताया आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बताया, ये एक बॉडी, इसका मास है m1, एक ये दूसरी बॉडी, इसका मास है m2। ये पहली बॉडी यानी बॉडी 1, ये दूसरी बॉडी यानी बॉडी 2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो r। तो ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपने तरफ और ये दूसरी बॉडी पहली बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। एक फोर्स है, वो फोर्स है ने F। तो ये फोर्स कितना होता है ये बताया है न्यूटन साहब ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। किसमें, हाँ, तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या उन्होंने बताया कि ये जो दो बॉडी के बीच का फोर्स है F इक्वल टू होता है G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू m1 यानी पहले बॉडी का मास इंटू m2 यानी दूसरे बॉडी का मास अपॉन दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस जो है r, उसका स्क्वेयर। तो F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। और यही कंसेप्ट अभी यहाँ पे लगाया सर। कैसे, ये देखो, पहली बॉडी यानी अर्थ, दूसरी बॉडी यानी ये वाली छोटी बॉडी, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट। तो अर्थ इस बॉडी को क्या कर रही है, अपने तरफ खींच रही है। अर्थ इस बॉडी को अपने तरफ खींच रही है और ये बॉडी अर्थ को अपने तरफ खींच रही है। लेकिन क्योंकि अर्थ काफ़ी बड़ी बॉडी है और ये सैटेलाइट बहुत छोटी सी बॉडी है, तो अर्थ उसके तरफ, सैटेलाइट के तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी बॉडी है। तो कौन किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, अर्थ के तरफ ये सैटेलाइट अट्रैक्ट होगा। तो अर्थ जिस फोर्स से इस बॉडी को अट्रैक्ट करता है वो फोर्स, ये अब देखो यही इससे आया, ये देखो F इक्वल टू G m1 यानी पहले बॉडी का मास। तो यहाँ पहली बॉडी अर्थ है तो उसका मास कैपिटल M, m2 यानी दूसरे बॉडी का मास, तो दूसरी बॉडी यानी ये यहाँ सैटेलाइट, तो उसका मास स्मॉल m अपॉन r स्क्वेयर। r यानी दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस, दो बॉडी के सेंटर के बीच का। तो यहाँ भी दो बॉडी के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो अर्थ का ये सेंटर और इस बॉडी का ये सेंटर, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये कैपिटल R का स्क्वेयर। तो इसको बेटा हम इक्वेशन बोलेंगे 1। क्लियर। अब सामने का पॉइंट, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा रे बाबू रे, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब ने 3 लॉ बताए मोशन के। कितने लॉज बताए,
तीन लॉज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ हमें अभी न्यूटन सेकंड लॉ यूज करना है। क्या यूज करना है? न्यूटन सेकंड लॉ। लेकिन एक रेफरेंस के लिए आइडिया आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आइडिया बता देता हूँ कि तीनों लॉ कौन से हैं। एक काम करता हूँ कि जब ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद बता देता हूँ। क्लियर? यस। तो अभी हमें ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, उसमें से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करना है। और वो न्यूटन सेकंड लॉ आपको मालूम है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार F इक्वल टू क्या होता है? यम एफ यानी फोर्स, यम यानी वो बॉडी का मास और ए यानी एक्सेलरेशन, ए यानी एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे बेटा बरोबर समझ लो अच्छी तरह से कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, जैसे एक बॉडी है, मान लो फुटबॉल, तो फुटबॉल के ऊपर आपने यफ इतना क्या लगाया? फोर्स, और फुटबॉल का मास यम है। तो जैसे आपने फोर्स लगाया तो वो ए इस एक्सेलरेशन से क्या होगा? सामने मूव होगा, है ना? तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये एक्सेलरेशन तब लिया जाता है जब मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन हो। कौन सा मोशन हो? हॉरिजॉन्टल मोशन हो। अब मुझे बताओ यहाँ पे मोशन कौन सा है कि अर्थ भाई इस बॉडी को क्या कर रही है? नीचे अपने तरफ सेंटर के तरफ खींच रही है ना? जैसे ये देखो, ये पेन को अर्थ कहाँ खींच रही है? अपने सेंटर के तरफ खींच रही है। तो देखो एक्सेलरेशन के मैं तीन प्रकार आपको बताता हूँ। ये ए यानी लीनियर एक्सेलरेशन, अगर ये मोशन लीनियर और हॉरिजॉन्टल रहे तो। क्लियर? दूसरी बात बेटा, अगर मोशन डाउनवर्ड रहे तो ए की वैल्यू ये जी लेना है, प्लस जी। अगर एक्सेलरेशन ये वर्टिकली डाउन हो रहा है तो बरोबर ना, इस बॉडी को अर्थ वर्टिकली डाउन कहाँ खींच रही है? अपने सेंटर के तरफ खींच रही है। कहाँ खींच रही है? इसके अपोज में अगर एक आधी बॉडी आप ऐसा अप फेंकते हैं तो बेटा, अगर ये बॉडी अगर आप अप फेंकते हैं इस प्रकार से, तो फिर ए की वैल्यू माइनस जी लेनी है। सर माइनस जी क्यों? क्योंकि बॉडी को अप फेंका यानी अगेंस्ट ग्रेविटी फेंका, क्योंकि अर्थ तो उस बॉडी को कहाँ खींचना चाहती है? उसके सेंटर के तरफ। और अगर आपने अप फेंका तो माइनस जी। तो देखो एक्सेलरेशन के तीन प्रकार अभी से समझ लो। ये एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, अगर मोशन कहाँ हो रहा है? हॉरिजॉन्टली, यस। लेकिन अगर मोशन वर्टिकली डाउन हो रहा है तो एक ही जगह जी, ये जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बिल्कुल इस बॉडी को अर्थ वर्टिकली डाउन खींच रही है अपने सेंटर के तरफ। तो हमें एक ही जगह क्या यूज करना है? जी यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल टू एम ए, देयरफॉर एफ इक्वल टू एम। और एक ही जगह कौन काम करेगा? अरे बाबू अभी बताया, जी। क्यों काम करेगा? क्योंकि सर अर्थ इस बॉडी को वर्टिकली डाउन खींच रही है अपने सेंटर के तरफ, है ना? तो ये बेटा इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 देखो। इक्वेशन 1 कौन सा है? तो ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है। और ये दूसरा इक्वेशन, ये भी न्यूटन साहब का ही लॉ है, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। क्लियर? तो पहला कौन सा इक्वेशन कौन से आधार पे मिला हमें? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पे। और दूसरा इक्वेशन कौन से आधार पे मिला? वो भी न्यूटन साहब का ही नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो एफ इक्वल टू एम जी। तो ये 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से वही गेट हमें मिलता है। क्या मिलता है? देखो 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड देखो कैसी है? सेम। तो फिर राइट हैंड साइड कैसी रहेगी? सेम।
तो देयरफॉर ये एम जी इक्वल टू ये जी यम यम अपॉन आर स्क्वेयर। क्या कैंसिल होगा सर? स्मॉल यम कैंसल, तो क्या बचा? जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। इसको इक्वेशन 3 बोलेंगे। तो ये बेटा जी मिल गया, ये वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इसकी ये वैल्यू हमेशा ख्याल में रखो, एंट्रांस में बहुत काम में है। तो g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, जहाँ स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, कैपिटल G बता चुका हूँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M यानी अर्थ का मास और कैपिटल R यानी अर्थ का रेडियस। तो ये बेटा पहली केस होगी। ये जो हमें 3 इक्वेशन मिले ये पहली केस हो गई जब बॉडी कहाँ पे रखी थी सर? अर्थ सरफेस पे। अभी इसी बॉडी को यानी सैटेलाइट को हम कहाँ पे लेके गए? एच हाइट पे लेके गए, बरोबर ना? जैसे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसके लिए हाइट एच कितनी रहती है? 36,000 किलोमीटर। तो उस हाइट तक जैसे हम लेके गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी जी नहीं रहेगी, क्या रहेगी? जी एच रहेगी। तो अभी यही से अभी बरोबर ध्यान दो, इधर बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ, तो बरोबर ध्यान दीजिएगा, बरोबर अच्छी तरह से ध्यान दो। तो अभी ये जो इक्वेशन पहला है यही से अभी ये 1 2 3 हो गए, तो पहले से ही 4th मिलता है। तो ये देखो पहले से ही क्या मिलेगा, देखो एट हाइट एच अबो द अर्थ सरफेस, अबो द अर्थ सरफेस। हाँ, अब क्या होगा? यही फोर्स मतलब अर्थ अभी इस बॉडी पे, वही बॉडी जो अभी तक कहाँ पे थी सर? अर्थ सरफेस पे, अभी कहाँ पे गई? एच हाइट पे। तो अर्थ ने इस बॉडी के ऊपर, सैटेलाइट के ऊपर लगाया हुआ फोर्स यही से आता है बेटा, अलग कुछ नहीं करना पड़ता है, यही से आता है। क्या आएगा बताओ? तो ये एफ वैसे ही इक्वल टू वैसे ही जी वैसे ही, ये कैपिटल एम यानी अर्थ का मास वैसे ही, स्मॉल एम यानी बॉडी का मास वैसे ही, बस आर के जगह आता है बेटा आर प्लस एच और स्क्वायर भी वैसे ही। आप बोलेंगे सर आर के जगह आर प्लस एच क्यों आया? अरे क्योंकि सेंटर डिस्टेंस गिना जाता है, ये अर्थ का सेंटर और ये बॉडी का सेंटर। तो बताओ बारे ये डिस्टेंस कितना हुआ? तो सर आर प्लस एच, तो इसलिए आर की जगह क्या आ गया? आर प्लस एच स्क्वायर वैसे ही, इसको हम इक्वेशन बोलेंगे 4। तो देखो 1 से मिला 4 एच हाइट के लिए, और ये 2 से मिलता है 5, एंड ये एफ वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, एम वैसे ही, और जी के जगह जी एच, इसको हम इक्वेशन बोलेंगे 5। फिर आपका प्रश्न, सर आपने जी के जगह जी एच क्यों लिखा? वही बात कि बॉडी को हम अर्थ के सरफेस से कहाँ लेके गए? एच हाइट तक लेके गए। तो मैंने आपको बताया अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होती है, और एच हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है, और कितनी रहती है? जी एच। तो एच हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के जगह क्या आ गई? जी एच। मास नहीं चेंज होता है उस बॉडी का, सैटेलाइट का, तो मास अर्थ सरफेस पे जितना रहता है उतना ही एच हाइट पे, तो मास वैसे ही रहा, और फोर्स ये एफ। तो ये देखो इक्वेशन 5। अब 4 और 5 से देखो फिर, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वही गेट क्या मिलेगा? देखो इनकी लेफ्ट हैंड साइड कैसी है? सेम। तो राइट हैंड साइड क्या आएगी? सेम आएगी, है ना? तो ये देखो यम इंटू जी एच इज इक्वल टू दिस जी एम यम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वेयर। तो यहाँ क्या कैंसिल होगा? स्मॉल एम कैंसल। तो ये देखो जी एच इक्वल टू ये जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वेयर।
इसको हम इक्वेशन 6 बोलेंगे। क्या बोलेंगे रे बाबू? इक्वेशन 6 बोलेंगे। तो देखो एच हाइट के लिए ये हमें इक्वेशन मिले 4, 5 और 6, और अर्थ के सरफेस पे ये मिले 1, 2, 3। तो अभी हमारे काम के जो इक्वेशन है बेटा वो देखो, ये वाला इक्वेशन तीसरा g इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वेयर, और एच हाइट के लिए इक्वेशन छठवा gh इक्वल टू gm अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वेयर। तो अभी हमें क्या चाहिए सर? हमें gh का फार्मूला चाहिए। ये सर हमें प्रूव करना है gh इक्वल टू g इंटू आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वेयर। क्लियर क्या? तो अभी हम इक्वेशन 6 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 करेंगे। तो देखो इक्वेशंस 6 डिवाइडेड बाय 3, ये देखो डिवाइड किया तो वही गेट हमें मिलता है। क्या मिलेगा बताओ? तो सर ये GH अपॉन जी, तो देखो GH अपॉन जी इक्वल टू, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अपॉन राइट हैंड साइड। तो ये बेटा GM अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वेयर अपॉन ये रे बेटा GM अपॉन आर स्क्वेयर। क्लियर क्या? यस। तो अभी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये बेटा मिल जाएगा इक्वेशन। क्लियर क्या? यस यस। तो पहले बेटा अभी इसका एक फोटो क्लिक कर लो अपने पास। बेटा देखो अभी हमारे पास ये स्टेप आ गई, ठीक है। तो अभी इसके सामने हम बढ़ेंगे। तो इसको आपने मेंशन कर लिया है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बरोबर ध्यान दो। तो इस पार्ट को बेटा हमने इरेज कर दिया। देखो हाँ, तो बेटा अभी ये हमारे पास आ गया बेटा, बरोबर। तो देखो ये GH अपॉन जी वैसे ही रे बाबू, GH अपॉन जी वैसे ही इक्वल टू ये न्यूमेरेटर भी वैसे ही GM अपॉन ये R प्लस एच स्क्वेयर। हाँ, ये न्यूमेरेटर और ये बेटा डिनोमिनेटर। तो ये न्यूमेरेटर GM अपॉन R प्लस एच होल स्क्वेयर वैसे ही, और ये जो डिवीजन है बेटा उसके जगह मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो टर्म है बेटा ये रिवर्स हो जाता है। तो GM अपॉन आर स्क्वेयर का क्या हो गया? आर स्क्वेयर अपॉन GM। फिर से बताओ क्या हुआ? तो ये स्टेप वैसे ही लिखिए, बस एक छोटी सी बात कि ये जो डिवीजन है, डिवीजन के जगह मल्टीप्लिकेशन, तो ये डिनोमिनेटर का टर्म जो है GM अपॉन आर स्क्वेयर वो हो जाता है रिवर्स। तो ये हो गया आर स्क्वेयर बाई GM। अब क्या कैंसिल होगा बेटा? तो GG कैंसल, MM कैंसल। तो ये GH अपॉन जी इक्वल टू क्या बचा? तो ये देखो आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वेयर। क्लियर क्या? यस हाँ। तो अब बरोबर ध्यान दो कि ये GH अपॉन जी वैसे ही इक्वल टू ये स्क्वायर कंबाइन किया तो R अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वेयर। क्लियर क्या रे बाबू? क्या आ गया? होल स्क्वेयर। और ये G इधर लिया तो देयरफॉर GH इक्वल टू ये G इंटू R अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वेयर। और ये हो गया बेटा प्रूफ। यही हमें पूछा था। ये देखो शो दैट या प्रूव दैट GH इक्वल टू जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वेयर। तो हमने प्रूव कर दिया, इसलिए यहाँ लिखेंगे बेटा हेंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, ये तो बरोबर है, लेकिन इसी को दूसरे फॉर्म में भी पूछा जाता है। क्या किया जाता है? दूसरे फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो दूसरा फॉर्म भी प्रूव करके बताता हूँ।
तो ये पूरा जैसे था वैसे ही लिखना है, लेकिन ये जो स्टेप है इस स्टेप से, ये देखो हमने लास्ट की ये जो 2 स्टेप लिखी, तो इधर नहीं आना है बल्कि इधर। अभी तो देखो दिस एम्प्लाइज ये सिंबल, तो यहाँ से अभी इधर हम बढ़ेंगे। यहाँ से ये 2 स्टेप लिख के हमने ये तो प्रूव कर दिया, लेकिन अभी मैं दूसरा भी क्या आता है ये बताता हूँ। तो ये ध्यान दो, तो ये बेटा GH अपॉन G वैसे ही इक्वल टू वैसे ही ये R² वैसे ही अपॉन ये R प्लस H का होल स्क्वायर है, तो यहाँ ब्रैकेट से R कॉमन निकालो। यस सर, R कॉमन निकाला तो फिर बचा क्या, तो सर यहाँ R की जगह बचा सर 1 प्लस वैसे ही, और ये जो सर H है तो H के जगह आएगा H अपॉन R, और ये जो सर स्क्वायर है वो स्क्वायर वैसे ही। ये स्टेप सबको क्लियर क्या, बोलो क्या किया हमने इस ब्रैकेट से, बस R कॉमन लिया। तो ये देखो इस ब्रैकेट से अगर R कॉमन लिया तो ये R हो जाएगा 1। लगे तो इसको सॉल्व करके देखो तो यही आएगा। देखो R इंटू 1 R, ये प्लस वैसे ही, और R इंटू H अपॉन R, तो R कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा H, और ये स्क्वायर वैसे ही। क्लियर क्या टेक्निक बोलो, यस। तो R प्लस H स्क्वायर, तो स्क्वायर तो वैसे ही, और R प्लस H यानी R कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रह जाता है 1 प्लस H अपॉन R। तो सामने बेटा ये GH अपॉन G वैसे ही इक्वल टू ये R² वैसे ही, और अभी दिस इंटू दिस इसका होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर दोनों को सेपरेट कर दो, तो ये बेटा R² इंटू 1 प्लस H अपॉन R का होल स्क्वायर। तो ये देखो R² कैंसल, तो GH अपॉन G इक्वल टू, ये तो कैंसल हो गया बेटा, तो यहाँ क्या बचा, तो ऊपर कुछ भी नहीं है 1, और ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस H अपॉन R का स्क्वायर। लेकिन 1 प्लस H अपॉन R का स्क्वायर अगर हम अप लेते हैं तो GH अपॉन G इक्वल टू, ये जो पावर +2 है ये माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस H अपॉन R का पावर 2 की जगह -2, तो ये 1 प्लस H अपॉन R का पावर -2। क्लियर क्या। अब इसकी कहानी बताता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा फार्मूला a प्लस बी का स्क्वायर, तो इसका फार्मूला तो सभी को मालूम है। क्या होता है रे बाबू इसका फार्मूला, a² प्लस 2ab प्लस b²। लेकिन ये पावर अभी यहाँ पे +2 नहीं है, क्या है -2 है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है तो सादी टेक्निक बताता हूँ। तो ये GH अपॉन G वैसे ही इक्वल टू ये पावर -2 H के साथ मल्टीप्लिकेशन में लेना। क्या लेना रे बाबू H के साथ, तो ये 1 वैसे ही रहेगा। क्लियर क्या, हाँ। और ये पावर -2 H के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, क्या आएगा, हाँ। तो ये देखो क्या होगा, ये प्लस और ये -2 यहाँ H के साथ आया गया तो -2H अपॉन R। इसके सामने भी ये H अपॉन R के हायर टर्म्स आते हैं। क्या आते हैं, H अपॉन R के हायर टर्म्स, मतलब H अपॉन R का स्क्वायर। लेकिन वो निगलेक्ट किए जाते हैं। क्या किए जाते बाबू, निगलेक्ट किए जाते हैं, इसलिए उनको लेना नहीं। तो बहुत ही सिंपल स्टेप हो गई कि भाई ये पावर जो -2 है वो H के साथ क्या लिया जाता है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये क्या आ गया बताओ फिर, तो GH अपॉन G इक्वल टू ये 1 प्लस इंटू माइनस माइनस ये 2H अपॉन R। यस ये आ गया। तो ये G इधर ले लो, तो देयर फोर GH इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2H अपॉन R। तो ये भी बेटा एक दूसरा एक्सप्रेशन है उसी GH का। तो बताओ दो एक्सप्रेशन कौन से GH के, एक तो ये प्रूव करने के लिए बोला था, क्या था रे बाबू, ये GH इक्वल टू G इंटू R अपॉन R प्लस H होल स्क्वेयर।
या यही प्रश्न जो है ये इसके जगह ये पूछा जा सकता है। तो ये पूछा गया तो क्या लिखोगे, शो दैट, मतलब आपको प्रश्न क्या पूछा जाएगा, शो दैट GH इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2H अपॉन R। तो कहानी तो पूरी वैसी लिखोगे जैसी अभी पूरे क्वेश्चन में बताइए। बस इस स्टेप पे आने के बाद ये 2 स्टेप नहीं लिखना है, बल्कि इधर की ये 3-4 स्टेप लिखनी है जो मैंने यहाँ बताए। क्लियर क्या? तो बोलो फिर GH के हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं? 2 फॉर्मूले हैं। कौन से बताओ? GH इक्वल टू G इंटू R अपॉन R प्लस H होल स्क्वेयर, या दूसरा वही GH वही इक्वल टू वही G, बस ब्रैकेट बदल गया। यह ब्रैकेट था R अपॉन R प्लस H स्क्वेयर, इसके जगह यहाँ पे है 1 माइनस 2H अपॉन R। क्लियर क्या रे बाबू? यस। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, ये हमेशा ख्याल में रखो कि जैसे जैसे बॉडी को यानी सैटेलाइट को हम ऊपर ऊपर लेके जाते जाएंगे, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G ये कम कम होते जाएगा। और क्या होते जाएगा? GH क्या होगा? GH। तो GH यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट H। और अगर हम ये अप लेके गए तो एक ऐसी हाइट आएगी जहां पे ये GH की वैल्यू बेटा 0 हो जाएगी। मतलब वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब वहां अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड काम करेगी नहीं। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की कहाँ पे होती है? एट द सरफेस ऑफ अर्थ। और जैसे जैसे हम अप गए वैसे वैसे वो कम कम होते जाती है। और अगले क्वेश्चन में हम डाउन आएंगे, नीचे जमीन को खोदते हुए डाउन डाउन आएंगे सेंटर के तरफ। तो अगर हम सेंटर के तरफ गए तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम कम होते जाती है। और जब हम सेंटर पे पहुंचेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाती है। इसका मतलब अच्छी तरह से समझो कि सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G ये अर्थ के सरफेस पे होती है। और फिर अगर आप अप गए तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम कम होते जाती है। और अगर आपने अर्थ को खोदते हुए डिग करते हुए नीचे नीचे गए तब भी अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम कम होते जाती है। ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट पे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगी, इससे भी अप किसी एक पॉइंट पे 0 हो जाएगी। और अगर नीचे नीचे हम सेंटर तक आएंगे तो सेंटर पे आएंगे तो वहां भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगी। लेकिन अभी वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आएगा 26। क्लियर क्या रे बाबू? यस। तो GH के कितने फॉर्मूले हमारे पास आ गए? अभी 2 फार्मूले। फिर से एक बार बताओ, क्या ये जो पूछा है GH इक्वल टू G इंटू R अपॉन R प्लस H होल स्क्वेयर, या फिर दूसरा GH इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2H अपॉन R। दोनों फार्मूले और उसके जगह यहाँ पे ब्रैकेट है 1 माइनस 2H अपॉन R। क्लियर क्या रे बाबू? यस यस।